नमस्कार दोस्तों। आ, राहुल गांधी की जय। राहुल गांधी की जय। जय हो राहुल गांधी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपने इस वीडियो में, आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद सजल। यू आर फ्री टू पुट योर कमेंट्स। आप जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं। भाई साहब की मैंने क्या, हम सब ने, सारे देश ने, दुनिया ने, इनफैक्ट कल का राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद की जो स्पीच थी वो हमने सुनी पार्लियामेंट में, लोकसभा में। पोर्ट्रे तो ऐसे ही कर रहे थे वो कि हमने सुना था एंग्री यंग मैन, एंग्री ओल्ड मैन की तरह। पर क्या मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो इनके सलाहकार हैं, जो इनको पर्चियां देते हैं, जो इनको बताते हैं, या जो पीछे आगे इधर दाएं बाएं बैठ के प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं, वो लोग क्या इस चीज पे रिसर्च नहीं करते? क्योंकि ये इनके पास तो आप छोड़ दीजिए, इनसे तो उम्मीद है ही नहीं। पर क्या जो इनके साथ जो लोग हैं, जो इनको देते हैं लिखत में कि ये पर्चा जाके बोल के आना है, और पार्लियामेंट में भी इनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए होते हैं वो प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं, इशारेबाजी चल रही होती है। ये एक नई प्रथा वैसे इन्होंने, भाई साहब ने, शुरू करी है। क्या उनको भी नहीं पता होता कि हो क्या रहा है? ग्रैंड ओल्ड पार्टी से आते हैं। अब आते हैं इनकी कल की स्पीच के ऊपर। इन्होंने ये बोला, जो मैं, देखिए, अगर मैं पूरी डिटेल में इनका पोस्टमार्टम करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। और मेरा टाइम भी बहुत प्रेशियस है, आपका भी टाइम बहुत प्रेशियस है। एक व्यर्थ इंसान के ऊपर हमें अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं कुछ पॉइंट्स जरूर मैं यहाँ पे रखूंगा कि जहां से आपको पता लगेगा कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या सोच है, क्या समझ है, और क्या बोल रहे हो। देखिए, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड यू नीड टू आर्टिकुलेट दैट। जो आप समझ रहे हैं आपको उसको अपनी भाषा के अंदर भी उसका उच्चारण करना, या उसको ढालना, और उसको सामने वाले के आगे प्रस्तुत करना भी जरूरी है। ज्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट्स, सिर्फ 3-4 पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये कि इतिहास में चले गए ये, मतलब इतिहास में, अच्छा कौन से इतिहास में गए? इन्होंने झांसी की रानी की बात नहीं करी, इन्होंने शिवाजी की बात नहीं करी, इन्होंने भगत सिंह राजगुरु और नेताजी की बात नहीं करी, इन्होंने क्या नाम है, महाराणा प्रताप की बात नहीं करी, इन्होंने 1857 की जो जंग छेड़ी गई थी, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम मूवमेंट, मतलब वो वहां से जो आज़ादी के लिए जो अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग हुई थी, जिसको हम संग्राम कहते हैं 1857 का, उसके बारे में बात नहीं करी। इन्होंने यहां तक कि इसके बारे में भी बात नहीं करी कि जो बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, किस तरह से रियासतें मिलाई गई, उसके बारे में बात नहीं करी। सरदार पटेल का क्या रोल था उसके बारे में नहीं बात करी। नेहरू का क्या रोल था उसके बारे में बात नहीं करी। हाँ, इन्होंने बात क्या करी, मेरा मेरा दादा मर गया, मेरी माँ, मेरी दादी मर गई, मेरा बाप मर गया, कैसे असैसिनेटेड। अगर मैं पहले अब इसी पॉइंट से स्टार्ट करूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, सस्पिशियस, मतलब ये, मतलब अगर मैं इसको सस्पिशियस ना भी कहूं तो ये कितना अजीब इत्तेफाक है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी को गोलियां लगी, ये तो जग व्यापित है, ये सबको पता है कि उनको गोलियां उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मारी थी। तो ऐसा क्यों होता है कि उनको गोलियां लगने के बाद सोनिया गांधी पिक्चर में आती हैं, और ये बताया जाता है कि गाड़ी के अंदर इंदिरा गांधी सोनिया गांधी की गोद में सर रख के लेटी हुई थी एम्स पहुंचने तक। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, ऐसा क्या हुआ कि जो महिला अपने पति के साथ साय की तरह चलती थी, सारी पब्लिक मीटिंग्स में चलती थी, हर जगह चलती थी,
वो उसी दिन वहां क्यों नहीं थी जिस दिन राजीव गांधी को बम से उड़ाया गया? उसी शाम क्यों नहीं थी? उस तारीख, उस समय पर क्यों नहीं थी? अब इसके अंदर जैसे ये तो बकवास करते हैं, हिंदूगिरी, हिंदुत्व, हिंदू हिंदू हिंदुत्व। क्या मैं ये मानूं कि इसके अंदर इटली से भी कोई प्लानिंग चल रही थी? चर्च का कोई हाथ था? तो अगर मैं उस इन्हीं की फिलॉसफी की बात कर रहा हूं, मैं इन्हीं की सोच की, तो अगर मैं ये चीज मान रहा हूं तो मैं क्या फिर ये भी मानूं कि जो पंजाब में अभी 5 जनवरी को आदरणीय मोदी जी के साथ हुआ, इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, तो क्या वो भी एक प्लॉट था, एक प्लानिंग थी, जो कि सोची समझी साजिश थी? अब उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? और चन्नी जो है वो प्रियंका गांधी भी कहेगी, प्रियंका वाड्रा को रिपोर्ट कर रहा है कि पूरी सूचना दे रहा है। ये सब सोचने की बातें हैं, एनालिसिस की बातें हैं। और ये जो आके बोलते हैं ना, जहां पर भी बोलता है, ये क्या नाम है आपका, राहुल गांधी, तो रिलेट करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड, दूसरी बात, हिंदुस्तान की आज की जो डिप्लोमेसी है, जो विदेश नीति है, उसने चाइना और पाकिस्तान को नजदीक ले आया। ये सबसे बड़ा फेलियर है हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का। तो साहब एक बात बताइए, जब 62, 65 तब का जमाना याद है कि नहीं है मिस्टर राहुल गांधी को? तब क्या हुआ था? पंचशील भूल गए क्या? आप कैसे भूल सकते हो? आपके दादा नेहरू, जो कि हारा हुआ इंसान, सिर्फ प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए जिसने गांधी को बैसाखी बनाया, वरना सबसे ज्यादा वोट पड़े थे सरदार पटेल के फेवर में। ये इतिहासकारों को भी पता है, ये सबको पता है। आपको अगर ना पता हो और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, आप एक PIL दाखिल कर सकते हैं। तो वो नेहरू ने एक बहुत ही मजे का स्टेटमेंट दिया था कि चाइना ने हमारी जो जमीन पे कब्जा किया है वो बंजर जमीन है, वो जमीन बंजर है। जिसके जवाब में हमारे एक माननीय लोकसभा के मेंबर ने ये कहा था कि मेरे सर पे एक बाल भी नहीं है, तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूं। ये तो बात हो गई इनके इस चीज की। जब अब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो एक हुए, वो हिंदुस्तान की सॉरी पाकिस्तान और चाइना जो एक हुए वो हिंदुस्तान की वजह से हुए। मैं ये समझना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं, मुआहदे आप करते हो CCP के साथ, मतलब INC का मतलब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो मुआहदे करती है। मुआहदे का मतलब अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो अग्रीमेंट, जिसको हम MOU भी कहते हैं, टेक्निकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो जाके किस कैपेसिटी के अंदर, ये दोनों मां बेटे जा करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जा करके किस हैसियत से ये वहां पर MOU साइन करते हैं, और जिसकी फोटोग्राफ्स हम सबने देखी हैं। अब ये 2 कौड़ी का सुरजेवाला ये बताए कि उस MOU में क्या था। ये इतनी बातें करता है ना आके, राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, नेशनल स्पोक्स, तो वो MOU क्यों नहीं सामने रखता? देश को बताए कि हमारी विदेशी इंपोर्टेड माताश्री सोनिया गांधी और उनका पता नहीं किस तरह का पुत्र, ये जाकर जो दस्तावेज साइन करके आए हैं, उनके अंदर ये लिखा हुआ है। किस हैसियत से जाके ये साइन करके आए थे? ये तो हो गई चाइना की तरफ की
अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में जब मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जाके ये कहते हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए ताकि हमारी सरकार आ जाए, मतलब पाकिस्तान जो है पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। पर ये पाकिस्तान के पास गया क्यों था और इसने वो स्टेटमेंट वहां जाके बोला क्यों था? वो इसलिए बोला था कि यहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स कश्मीर में और हमारे अलग अलग पार्ट्स में देश के एक्टिव थे, जिनका रिमोट पाकिस्तान के हाथ में, आईएसआई के हाथ में, वहां की आर्मी के हाथ में। तो ये बेसिकली जो भीख मदद की मांगने गया था, मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो ये सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, ये उनको अपने पिछलग्गू बनाने के लिए, उनका सपोर्ट लेने के लिए ये इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। अब एक और चीज, राहुल गांधी राहुल गांधी ये कह रहा था कल कि भाई हिंदुस्तान की जो आज की फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान करीब आ गए। राहुल गांधी से मैं ये पूछना चाहता हूं, 71 याद है? 77 याद है? 71 की जंग में चाइना ने अपनी फौज को मोबिलाइज किया था हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। सर वो इसलिए नहीं उठा पाए क्योंकि दूसरी उनकी बॉर्डर पे रशिया खड़ा हुआ था। उनकी हैसियत नहीं थी, उनकी औकात। उस टाइम पे तो वो दौर था जब भुखमरी होती थी चाइना में। तो 77 हो, 71 हो, 62 हो, 65 हो, और खास तौर पे जहां पर तुम्हारे वो टोपी वाले नेहरू, पंडित नेहरू सो कॉल्ड, जिनको कहा जाता है, अच्छा ये पंडित भी इन्होंने अपने नाम के साथ क्यों लगाया, ये भी सोचने की बात है, ये भी राजनीति की बात है, इसको बहुत सोचना, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता परिवार है कि अगर इनमें से एक दूसरे, ये दो जने आपस में बात कर रहे हो और पहला बोले मुझे छींक आ रही है, तो दूसरा बोलेगा रुक जा, मैं बताऊंगा किस दिशा में छींकना है और कितनी जोर का छींकना है। तो अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि हिंदी चीनी भाई भाई वो किसके दौर में नारे लगे थे? किसके दौर में नारे लगे थे? ये राहुल गांधी को ये भी नहीं पता। कमाल हो गया जी। तो कम से कम राहुल गांधी आज हमारे 2-4 सवालों का जवाब दे दे। सबसे पहले तो कि मुआहदा जो तू जाके साइन करके आया था अपनी इटालियन मम्मी के साथ, वो जो मुआहदा है जो चाइना के साथ साइन करा था, वो पब्लिक करना, देश के सामने कर। दूसरा, चाइनीज एम्बेसी जो राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसा दे रही है, और दोनों माँ बेटे तीनों, बल्कि बहन भी और अब तो वो जवाई भी, सारे मिलके जो उनसे भी दान दक्षिणा ले रहे हो, देश को तो तुम लोगों ने जितना लूटा खसोटा वो तो है ही है सामने, वो भी, उसके बारे में भी ब्यौरा दे दो। एक और बात का ब्यौरा दे दो कि जब मुंबई अटैक हुआ था तो किस लिए तुम लोगों ने पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं किया, जब एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, हमारे सशस्त्र सेनाएं इस चीज के लिए तैयार थी कि जवाब देना जरूरी है। तब भी आपने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा आपने। अब मैं क्या मानूं? अच्छा, अब ये भाई साहब आके बताते हैं एक और चीज। कल के भाषण में तमिलनाडु पे बोल रहे थे, ये तमिलनाडु को समझना जरूरी है। ये पूरा का पूरा परिवार जिनकी विरासत उत्तर प्रदेश से रही, जो रायबरेली अमेठी से सारी जिंदगी ताउम्र, ये पूरी इनकी जो जितनी पीढ़ियां हैं वो जीतते आते रहे, चुनाव जीतते आते रहे, और पिछले चुनाव में कितनी शर्मनाक बात है कि इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के भागना पड़ा।
और मैं आज आपको एक और चीज बताता हूं, इसके भी आपको प्रेसिडेंट भी दूंगा, मतलब उदाहरण भी दूंगा। ये हैं भगौड़े। इसकी राहुल गांधी की मां भी भागी थी बेल्लारी, जब स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज भी वहां पहुंची थी कि मैं लड़ूंगी तुझसे चुनाव, मैं लड़ूंगी। तो भगौड़े तो ये हैं ही हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां चाहिए जहां मुसलमान ज्यादा हो, या जहां पर चर्च का कंट्रोल हो। इनको वो जगह चाहिए। इनको ये समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश से तो अब कहानी खत्म है। अगर तुमने कुछ किया होता, देश का प्रधानमंत्री बनने की सोचता है ये आदमी, और इसकी मां आज भी सपने देख रही है। तुम्हारा आने वाले समय में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। और मैं अपनी बात पे आता हूं, जब मैंने कहा कि इनका इतिहास भगोड़ों का है। मां भी भागी थी, अब बेटा भी भाग गया। बहन तो वैसे ही भागती रहती है, उस पता नहीं वो क्यों भाग रही है, उसको भी शौक है, भागती रहे। होता हुआ था उससे भी कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया था, इंदिरा गांधी के जैसी नाक है, बाल है, दिखती वैसी। अरे इंदिरा गांधी तो वो औरत है जिसने इमरजेंसी भी लगाई थी, आपातकाल। 77 का आपातकाल कौन भूल सकता है? शर्म आनी चाहिए। थू है तुम्हारे खानदान पे और तुम पे। अगले पॉइंट पे आता हूं। अब अगले पॉइंट पे आता हूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब समझ नहीं आता कि कौन गाइड करता है राहुल गांधी को कि तूने क्या क्या बोलना है जाके। कम से कम एक आध पर्ची पुर्ची कुछ तो दे दिया करो इसको। भैया भैया इया भैया पासवान पासवान को आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू करके जितनी इसने बकवास करी, वो पासवान ने जो एमपी हैं उन्होंने जवाब दे दिया। क्या इज्जत रह गई तेरी? वैसे भी है क्या? थाईलैंड से क्या रिश्ता है? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, भूल जाए, मिटा दे। थाईलैंड नहीं। इटली में क्या करने जाते हो? हम लोग जब छोटे थे तो हम जाया करते थे, नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, मोटे हो गए। तुम थाईलैंड, आई एम सॉरी, फिर से थाईलैंड ही मुंह पे आ जा रहा है। इटली, कैलाश मानसरोवर क्या करने गए थे? तुम्हारे घर से वो चाइनीज कैसे रिकवर हुए जिनके साथ तुम गुपचुप मीटिंगें कर रहे थे? तो तुम बोलने से पहले कुछ सोचते ही नहीं हो। आज की डेट में दोस्तों, मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, मेरी भी पॉलिटिकल एक विचारधारा हो सकती है, जैसे आप सबकी हो सकती है। मेरे तो चैनल का ही नाम है व्यू पॉइंट ऑफ सजल, और उसमें नीचे लिखा भी है अग्री टू डिसअग्री। मैं एक चीज आज आपको बताता हूं। 43 या 46,000 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हमारा इलाका चाइना के पास काबू में गया, कब्जे में गया, आज तक कब्जे में। तब राहुल गांधी का कौन सा रिश्तेदार था सत्ता में? वर्सेस इन कुछ सालों का देख लीजिए आप हिसाब किताब, चाहे वो डोकलाम हो, चीन बढ़ नहीं पाया। तिब्बत, किसके शासनकाल में कौन सा इसका रिश्तेदार था तब प्रधानमंत्री, जब तिब्बत पे चाइना ने कब्जा करा? और इन्होंने क्या करा? तीसरा, गलवान का शौर्य, सैल्यूट है हमारे वीर जवानों को, और नमन है
हमारे देश की विदेश नीति को। वरना आज जिस तरह हम एक साल से, चाइना कहता है मैं 50,000 ट्रूप्स लगाऊंगा, हमारे 50, मतलब मैन टू मैन मैचिंग है, हर तरह से मैन टू मैन मैचिंग। उसके इन सब चीजों के बाद भी जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, जो IMF कह रहा है, हमारी ग्रोथ रेट पे ध्यान दीजिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। जिस नेहरू ने ये कह दिया था, अरे काय का चाचा नेहरू था, जैसे मैं तो उसको राष्ट्रपिता मानता ही नहीं हूं। वो ना तो मतलब किसी ऑर्डिनेंस से वो राष्ट्रपिता है मोहनदास करमचंद गांधी, ना वो किसी भी तरह से कानूनी तौर पे उसको, ये सिर्फ चमचागिरी थी। और ऐसे ये कोई चाचा नेहरू फेरू कुछ नहीं है। जैसे मेरा बाप एक है, ऐसे मेरे चाचा भी मेरे ही कुनबे के होंगे, जिनका खून मेरी नसों में, हमारे परिवार में दौड़ रहा है। आलतू फालतू के चाचा नेहरू और राष्ट्रपिता, मतलब सारा रिश्तेदारी जो है वो इस एक परिवार के अंदर सीमित कर दो, केंद्रित कर दो। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं और मैं नहीं मानता। मैं आदर से ये कह सकता हूं स्वर्गीय श्री मोहनदास करमचंद गांधी, मैं आदर से ये भी कह सकता हूं स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू। पर इसके आगे अगर तुम कहोगे कि पिता बना लो, बाप बना लो, चाचा बना लो, कल को इंदिरा गांधी को भी कह देना कि ये बुआ है तुम्हारी, राष्ट्र बुआ, या कुछ भी कह लो, तो मैं इन चीजों पे ना तो मैं भरोसा करता हूं, ना मेरी ऐसी सोच है। मेरे को भगवान ने संपन्न परिवार दिया है, मुझे पता है मेरे चाचा कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरे पिताजी कौन है, मेरे दादा कौन है, मेरी बुआएं कौन है, मेरी बहनें कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मुझे सब पता है। मुझे ये बकवास, ये चूरन चाटना नहीं है जो ये चटाते आ रहे हैं। सिर्फ दो ही काम करा है इन्होंने, एक अपने परिवार को प्रमोट करा और दूसरा मुगलों को प्रमोट करा, और तीसरा कोई काम करा नहीं है इन्होंने। आप लोग सोच के देखिएगा। मैं चाहता था आप लोगों से बजट पे भी बात करूं, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बजट पे भी हम बात करेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग, क्योंकि नया चैनल है तो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि धीरे धीरे हम आप लोगों को भी लाइव अपने प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कराएंगे, आप लोगों को भी लाइव जोड़ेंगे। बातें और भी हैं बहुत करने की। फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले बिल्कुल अपने सनातन हिंदू जो जाग गए हैं, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या चल रहा है। अपने धर्म को, अपनी सोच को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ के रखिए। इस दुनिया में 57 देश वो हैं जो इस्लामिक हैं। सारा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जहां पर कैथोलिक्स, एंग्लोज, क्रिश्चियंस बसते हैं, जो इनके देश हैं। सिर्फ रह जाते हैं दो, एक हिंदू और दूसरे यहूदी। तो हमारा देश हिंदुस्तान है और यहूदियों का देश इजराइल है। आज अगर हमने अपने देश की बागडोर अपने दोनों हाथों से नहीं पकड़ी, समय नहीं लगेगा कि ये भी पाकिस्तान बन जाएगा। एक बोनस थॉट, एक बोनस पॉइंट आज देके जा रहा हूं इस वीडियो में। जरा सोच के देखिएगा कि यदि, क्योंकि मैंने ये सुनने में आया, कुछ कमेंटेटर्स बोल देते हैं कि पाकिस्तान को भी हम अब वापस मिलाएंगे। मेरा सोच ये है कि वो जो उर्दू में दोज़ख का टुकड़ा है इस दुनिया पे, उसको तो, जिसे कहते हैं, वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं चिमटे से भी छूना ना पसंद करूं। तो मेरी सोच ये है कि इनको सड़ने, गलने, मरने दो, खत्म हो जाएंगे ये। और वैसे भी ये पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। अभी जो रीसेंट खबर आ रही है,
बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के कैंप के ऊपर हमला करा है। और इस वक्त अगर मेरी माने तो पाकिस्तान के 3 फ्रंट्स पूरी तरह डिस्टर्ब हैं। एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, जिसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ड्यूरेंट लाइन तालिबान कोई भी हो, अफगानिस्तान में सत्ता किसी की भी हो, अब आज की डेट में तालिबान की भी है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी वहां से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन कोई भी ड्यूरेंट लाइन को मानने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से वहां पर भी जंग का मुहाज खुला हुआ है। रोज अटैक होते हैं, रोज झड़पें होती हैं, पाकिस्तान आर्मी की रोज पिटाई हो रही है। दूसरा, बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसको हम BLA के नाम से जानते हैं। BLA हमारे वो भाई हैं जिनको हमारी सरकार को, हमें खुले तौर पे हर नागरिक को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपना विलय हमारे साथ चाहते हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशन जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो दूसरा मुहाज, जो दूसरा बॉर्डर जंग का खुला है, और वो लड़ किस तरफ से रहे, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, वो ईरान से आके मार रहे हैं इनको। और तीसरा तो हमारे नाम पे का तो चूरन, ये अपने जो अनपढ़ उल्टे बैठ के नमाज पढ़ने वाली जो इनकी कौम है पाकिस्तानियों की, उनको ये बेचते ही आ रहे हैं। क्योंकि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में सब कुछ ठीक हो गया तो भैया इनकी तो आर्मी भूखी मर जाएगी, फिर ये 6-6.5 लाख की आर्मी की क्या जरूरत है। तो आर्मी के जो इतने मोटे मोटे पेट वाले और बड़ी बड़ी मूछे वाले जो जर्नैल हैं, जिनको पता नहीं कितने प्लॉट वहां पे मिलते हैं, जिनके बच्चे विदेशों में सेटल्ड हो जाते हैं, जो पापा जॉन्स भी चलाते हैं, पिज्जा बेच रहे हैं दुनिया में, तो इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। और ये पहली और इकलौती ऐसी वाहिद आर्मी है जो धंधा भी करती है। इनका बस चले ये कोठे भी खुलवा दें, और खुलवा भी रखे हैं, गधे भी नौ यही बेचते हैं। तो हम तो ये आज की डेट में, मैं तो ये अपने सरकार से, मोदी जी से, जयशंकर जी से, डोभाल जी से, राजनाथ सिंह जी से, मैं ये हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूंगा, विनम्र निवेदन है कि LOC को इतना हीट अप कर दिया जाए, क्योंकि ये कंट्री आज नहीं तो कल कोलैप्स हो जाएगा। खाने के पैसे नहीं है। विंटर ओलंपिक में भी शी जिनपिंग ने भी मिलने से मना कर दिया। इनका जो किराए का बाप है नया, पुतिन ने तो वैसे ही भगा दिया। सारे पाकिस्तानी कमेंटेटर बैठ के यही रो रहे हैं कि इंडिया को नाराज करके रशिया कुछ नहीं करेगा, चाहे उसके आगे चाइना भी क्यों ना आ जाए। और इसी वजह से इंडिया ने भी UN में यूक्रेन का साथ नहीं दिया। इसे कहते हैं दोस्ती। तो दोस्तों, आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। जरा सोचिएगा, एक हमारे देश का ये राहुल गांधी, इसके बारे में सोचिए, ये क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। लेकिन बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपसे जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो पे। दूसरा ये है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत जल्द आप लोगों को मैं लाइव अपने साथ जोड़ूंगा एक पैनल की तरह, और हम उस पर फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, जाते जाते आप लोग ना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कोताही ना बरतें, बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि हम जैसे लोगों की आवाजें अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन बढ़ाएगा। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।